इकोनॉमिक रिफॉर्म देखेंगे हम इंडिया का कब हुआ था। सब जानते हैं, हम भी बता दे रहे हैं फिर से 1991 में। जी हाँ, इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 हम आज देखने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं इकोनॉमिक नॉलेज भाई अभी। तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मन करे तो शेयर करिए, कुछ मन नहीं है तो कुछ ना करिए। आगे बढ़ते हैं। पहले हम देखेंगे इकोनॉमिक लैंडस्केप, हम देख लेते हैं। तो लाइसेंस राज चैलेंजेस थे। इंडियन इकोनॉमी फेसेस हैवी रेगुलेशन अंडर द लाइसेंस राज। जो इंडियन इकोनॉमी थी वो काफी ज्यादा हैवी रेगुलेशन था। किसके अंदर? लाइसेंस राज के अंदर। लीडिंग टू ब्यूरोक्रेटिक इन्फ्लुएंस inefficiency. The Hindu rate of growth stagnate at about 3.5%, compounded by chronic fiscal deficit and persistent balance of payment crisis, limiting economic development opportunity. बोला जाए तो 1991 से पहले काफी ज्यादा चैलेंजेस थे। लाइसेंस राज था, ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी थी, फिजिकल डेफिसिट बहुत ज्यादा था, कुछ डेवलपमेंट हो नहीं रहा था। यही ओवरऑल कॉन्सेप्ट था। एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी। यही था 1991 से पहले की बात। फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं कि $1 बिलियन फॉरेक्स रिजर्व रह गया था, उससे कम ही रह गया था, जो कि ट्रिगर कर रहा था बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को। और यही अलार्मिंग स्टैटिक अंडरस्टूड है अर्जेंट नीड फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म। कह सकते हैं कि देश के पास पैसे थे नहीं, डेवलपमेंट कुछ हो रही नहीं थी, और देश को बचाने के लिए रिफॉर्म जरूरी था। कह सकते हैं कि ये जबरदस्ती का रिफॉर्म आया, क्योंकि देश के पास पैसे ही नहीं थे, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट हर चीज हो रखा था, पूरी इकोनॉमी तहस नहस कह सकते हैं हो रखी थी। तो कोई ऑप्शन बचा नहीं था, रिफॉर्म बचा था, वही है। फिर उसके बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म आया जहाँ पे प्रॉम्प्टिंग द गवर्नमेंट टू इनिशिएट सिग्निफिकेंट चेंज, जैसे लिबरलाइजिंग हो गया, रिवाइटलाइजिंग इकोनॉमिक फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ, ये चीजें हो गई। फिर हम मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म देख लेते हैं। तो एलपीजी, ये कौन सा सुने होंगे? अरे एलपीजी वो नहीं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। हम बात कर रहे हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की। तो लिबरलाइजेशन प्रोसेस देख लेते हैं। ये फोकस करता है इंडस्ट्रियल कंट्रोल को रिमूव करता है। और फिर हो गया डीरेगुलेशन मार्केट को, हो गया प्रमोटिंग कंपटीशन, इनहेंस एफिशिएंसी इन वेरियस सेक्टर। प्रमोटिंग कंपटीशन से मतलब ये है कि हाँ इंडिया कंपनी भी है, बाहर की भी कंपनी है, आपस में तुम लोग लड़ो। जो इंडिया के लोग हैं उनको बेनिफिट होगा, उनको क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगा, क्वालिटी गुड मिलेगा, यही सब चीज है। फिर प्राइवेटाइजेशन, जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस है वहां पे डिस इन्वेस्टमेंट कर देना। इंकरेजिंग प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, इनहेंसिंग प्रोडक्टिविटी थ्रू मार्केट ड्रिवन अप्रोच एंड कंपटीशन। प्राइवेटाइजेशन मतलब कि सरकारी कंपनी है, उसमें से हिस्सेदारी बेच देना ताकि प्राइवेट प्लेयर आए और टेक्नोलॉजी या इनोवेशन आए, ताकि कंपनी मजबूत बने और अच्छी हो, ये चीज है। फिर ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं। तो ओपन इंडियन इकोनॉमी टू फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज इंटीग्रेशन इनटू ग्लोबल इकोनॉमी एंड फॉस्टरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। ग्लोबलाइजेशन मतलब कि अपनी इकोनॉमी ओपन कर देना हर चीज के लिए, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे इन्वेस्टमेंट हो, चाहे कुछ भी हो। बाहर से पैसा आए, फैक्ट्रियां, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, हर चीज सेटअप हो और हमारे यहाँ रोजगार मिले, यही मेन था। फिर हम इसमें हम देखेंगे अबॉलिशिंग इंडस्ट्रियल लाइसेंस। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हाँ लिबरलाइजेशन में क्या चीज था। इंडस्ट्रियल लाइसेंस को अबॉलिश कर दिया गया, यानी उसको हटा दिया गया, जो कि मार्क एज अ क्रूशियल स्टेप था इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म में। जिसकी वजह से क्या हुआ? बूस्टेड इंटरप्रेन्योरशिप हुआ, इनेबलिंग न्यू मार्केट इंटरेंट हुआ, इंक्रीज कंपटीशन हुआ, इनहेंस एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन हुआ, प्रमोटेड इनोवेशन अक्रॉस सेक्टर हुआ। कह सकते हैं कि इंडस्ट्री को रोकने के लिए जो पहले लाइसेंस राज था उसको मिट्टी में मिला दिया गया, खत्म कर दिया गया, नया रिफॉर्म आया, उसी वजह से देश की तरक्की तेजी से बढ़ने लगी, इकोनॉमिक रिफॉर्म। पर ये काफी इंपॉर्टेंट भी था, यही है हिंदी में आपको समझाने के लिए मैं हर तरीके से प्रयास करूंगा। दिक्कत है कमेंट में बताइए,
भाई हाजिर है आपका। आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सेक्टर एनालिसिस। बात की जाए पब्लिक सेक्टर की तो डोमिनेटेड बाय स्टेट ओन इंटरप्राइजेस एंड इनएफिशिएंसी है। प्राइवेट सेक्टर की बात की जाए तो इंक्रीज कंपटीशन लीडिंग टू इनहेंस प्रोडक्टिविटी, ये चीज है। तो पब्लिक प्राइवेट का मैंने बता दिया। पब्लिक में क्या दिक्कत है कि हाँ स्टेट ओन है, सरकारें मेनली कंट्रोल कर रही हैं और इनएफिशिएंसी भी काफी है। प्राइवेट सेक्टर में कंपटीशन है, इसकी वजह से प्रोडक्टिविटी इनहेंस रहती है। फिर हम इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑन इंडिया इंडस्ट्री देख लेते हैं। सबसे पहले बात की जाए ग्रोथ की तो सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ है मैन्युफैक्चरिंग में सिंस 1991 में। सिग्निफिकेंट नहीं, काफी ज्यादा इंप्रूव हुआ है। एप्पल से लेके हर चीज इंडिया में ही तो अब सब कुछ मैन्युफैक्चरिंग हो ही रही है। पहले क्या होता था, पहले घंटा तक का नहीं होता था, वो भी चाइना से आता था। अब इतना ज्यादा हो रहा है तो काफी अच्छा रिफॉर्म हुआ तो कह सकते हैं, अगर प्रेजेंट टाइम तक का देखें। हाँ, काफी ज्यादा पॉलिसियां शिफ्ट हुई हैं, जैसे मोदी गवर्नमेंट में काफी अच्छा इनिशिएटिव आया था PLI, पब्लिक लिंक इनिशिएटिव वाला। फिर है इनोवेशन, एंट्री ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन ड्रिविंग टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट जैसे डेलाइट हो गया, मल्टीनेशनल कंपनी वो हो गया, IBM हो गया और HUL हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। कहाँ की है, यूके की है, मल्टीनेशनल कंपनी है। इनोवेशन करिए कि नहीं, ये है कंपटीशन। भैया जब बाहर से आ रहे हैं इंडिया में भी है तो कंपटीशन ही तो बढ़ेगा, यही चीज है। ये मार्केट ओरिएंटेशन इन इंडियन एग्रीकल्चर देख लेते हैं। शिफ्ट इन एग्रीकल्चर पॉलिसी, शिफ्ट मतलब कि चेंजेस हुए हैं काफी ज्यादा। एग्रीकल्चर रिफॉर्म हैज फोकस मार्केट ओरिएंटेशन, प्रमोटिंग इनोवेटिव टेक्नोलॉजी एंड क्रेडिट रिफॉर्म में चैलेंजेस लाइक यील्ड से स्टैग्नेशन persist। इसमें यही कह रहा है कि हाँ, पहले एग्रीकल्चर बेस पे था, अब नए टेक्नोलॉजी इनोवेशन की वजह से, क्रेडिट रिफॉर्म की वजह से काफी कुछ सॉल्व हुई है, काफी कुछ सॉल्व हुआ है। लेकिन हाँ, अभी भी ईल्ड यानी पर हेक्टेयर इतने टन का प्रोडक्शन हो रहा, तो अभी भी ये स्टैग्नेशन है। पहले आप लोग भी सुने होंगे ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था, क्यों हुआ था? अनाज की वजह से हुआ था, मेनली अनाज को बढ़ाने के लिए। फिर हम द ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट ऑफ IT सर्विसेज देख लेते हैं, कहाँ पे, इंडिया पे। तो द IT सेक्टर है सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन सिंस रिफॉर्म। IT सेक्टर तो इंडिया की बैकबोन ही बन गई। बात की जाए TCS की, विप्रो की, इंफोसिस की, HCL टेक की, महिंद्रा टेक वालों की, क्या है, ये सब तो IT सर्विस कंपनी है। इंडिया में इतनी ज्यादा डोमिनेटेड कर रही है, पूरा यही तो भार संभाल रही है, यही तो ग्रोथ की है मेनली। इनोवेशन की बात की जहाँ, और मल्टीनेशनल कंपनी भी आई है, इंडियन कंपनी भी है, तो कंपटीशन है, कंपटीशन जहाँ वहाँ इनोवेशन होगा ही आगे बढ़ने के लिए। एम्प्लॉयमेंट, भैया जब इतनी मल्टीनेशनल कंपनी आ रही है, इतना सब कुछ हो रहा है, तो जॉब नहीं क्रिएट होगी? सोचने वाली बात है। हाँ, जॉब भी क्रिएट हुई है, सब कुछ हुआ है। फिर हम देख लेते हैं GDP ग्रोथ की, तो लगभग एवरेज 6.5% रही है सिंस पोस्ट 1991 रिफॉर्म से, जो कि हाइयर देन था प्री रिफॉर्म एरा, जो कि लगभग 3.5% से बढ़ रहा था। रिफॉर्म के बाद 6.5%, 7% बढ़ने लग गया। क्यों हुआ था? क्योंकि इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ था, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ था, प्राइवेटाइजेशन हुआ था, ग्लोबलाइजेशन हुआ था, इसकी वजह से। होप समझ गए होंगे। दिक्कत है कमेंट में बताइए। फिर हम सोशल इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म देख लेते हैं, जहाँ पे हम बात करेंगे इन इक्वालिटी एंड पोवर्टी चैलेंजेस की। तो रिफॉर्म की बात की जाए तो सिग्निफिकेंट चेंज आया है, जहाँ पे इंडिया की गरीबी कम हुई, यानी रिड्यूसिंग पॉवर्टी रेट, बट आल्सो इंक्रीजिंग इनकम इनइक्वालिटी एंड वाइडनिंग द अर्बन रूरल डिवाइड। इनकम इनइक्वालिटी मतलब है कि ये शेप हुआ है, कि ये मतलब समझते हैं ना, एक है कि अमीर और अमीर होते गए हैं, गरीब और गरीब होते गए हैं। इनकम इनइक्वालिटी हिंदी में समझा रहा हूँ इसी तरीके से है, अलग जगह अलग वे में है, लेकिन सिंपलेस्ट वे यही है इंडिया की। फिर हम चैलेंजेस देख लेते हैं कि ड्यूरिंग रिफॉर्म में जो फेस हुए थे। पॉलिटिकल अपोजिशन हुआ था, जो कि इकोनॉमिक रिफॉर्म पे सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल रेजिस्टेंस फ्रॉम वेरियस पार्टी
often hindering progress and leading to policy reversal is a key area. Political opposition मतलब कि कोई पार्टी सही कर रही है, दूसरे को उसके खिलाफ बोलना ही पड़ेगा। नहीं बोलेंगे तो अपोजिशन का क्या रोल ही है, चाहे सही करे चाहे गलत करे। पार्टियां तो जीतने के लिए आरोप प्रत्यारोप तो करती रहती हैं, वो तो अलग मैटर है। पर हाँ, इंडिया का ग्रोथ होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक की बात की जाए, वो इनसफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम था, इकोनॉमिक ग्रोथ थी ही नहीं, डिफिकल्टी टू इंडस्ट्री टू ऑपरेट इफिशिएंटली एंड लिमिटेड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। कंपनियों को काम ही नहीं करने दिया जाता था, लाइसेंस राज था, कोटा सिस्टम था कि हाँ आप 50 गाड़ी से ज्यादा बना ही नहीं सकते, तो क्या इंडस्ट्री करेगी। रेगुलेटरी हर्डन था, यानी कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी फ्रेमवर्क था, क्रिएटिव ब्यूरोक्रेटिक डिले था, डिस्करेजिंग इंटरप्रेन्योरशिप था। काफी कुछ चैलेंजेस थे, यहाँ पे मैंने बता दी हैं, आप लोग देख लीजिएगा। फिर हम रिफॉर्म की बात की तो सबसे इंपॉर्टेंट रिफॉर्म में से एक है जीएसटी, सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर फॉर गुड एंड सर्विसेज। ये हो गया। जीएसटी जानते होंगे जुलाई में आया था 2017 में। इंसॉल्वेंसी कोड, स्ट्रीमलाइन प्रोसेस फॉर रिजॉल्विंग बैंक्रप्सी एंड डिफॉल्ट। एफडीआई का लिबरलाइजेशन हुआ था, जहां पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया गया। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव चलाया गया ताकि जॉब क्रिएट हो सके, मैन्युफैक्चरिंग इनिशिएटिव लिया जा सके। ये चीजें थी। फ्यूचर रिकमेंडेशन देखा जाए तो सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ पे स्ट्रेंथनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इज एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ, enhancing connectivity and supporting industrial development across urban and rural area। ये हो गया। बिजनेस इन्वायरमेंट यानी enhancing ease of doing business, यानी बिजनेस को करने के लिए इकोसिस्टम बनाना ताकि धंधा आराम से किया जा सके। स्पेशल इकोनॉमिक जोन हो गया, उसको क्रिएट करना हो गया। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बनाया गया, एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जाए। इंक्लूसिव ग्रोथ पॉलिसी, यानी ऐसी पॉलिसी लाई गई जिसकी वजह से काफी तेज इकोनॉमिक ग्रोथ हो, उसका बेनिफिट लिया जा सके और प्रमोट किया जा सके ओवरऑल सोशल इक्विटी को। फिर हम लास्ट देखते हैं कि टेक अवे ऑन इकोनॉमिक रिफॉर्म। ग्रोथ एंड चैलेंज की बात की जाए तो 1991 हैव रिजल्टेड सस्टेनेबल ग्रोथ रही है, ट्रांसफॉर्मिंग इन इकोनॉमिक एंड इंक्रीजिंग ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। फ्यूचर नीड की बात की जाए तो चैलेंजेस रिमेन इंक्लूडिंग इनकम इनक्वालिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट, नेसेसिटेटिंग कंटिन्यू एफर्ट फॉर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये चीजें रही हैं। समरी भी बता दिया है, उससे पहले बताया ही था। अगर यहाँ तक देखे हैं तो दिल से धन्यवाद। आप अपना ध्यान रखिए, मैं ठीक हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, बाय।